सो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनीष प्रेजेंट। मंगलवार का दिन, दिवाली ख़त्म, आप लोग सब अपने अपने काम पे, मैं भी अपने काम पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं आप लोगों को कल विश नहीं कर पाया। ये क्लास मैं कल ही लेना चाह रहा था, लेकिन समहाउ मैं भी बिजी था आप लोगों की तरह यार। आज मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। और आज का क्लास का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो लोग आज भी अपने कार को सेल करने के लिए प्राइस को या कंपनी की ब्रांडिंग को देखते हैं। तो अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग उसे ऑन करना भूल गए तो आने वाले क्लास के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, आज के क्लास का टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, कि उन लोगों के लिए जो कि अपनी कार को सेल करते टाइम प्राइस को या फिर ब्रांडिंग को देखते हैं कंपनी को और अपनी कार को सेल करते हैं। सो व्यूअर्स सी, देखिए, आपकी कार एक एसेट है आपके लिए, राइट। और शायद आपने चलाई है उस कार को, लेकिन आप जिसको देने वाले हैं वो शायद इस कार को दौड़ाने वाला है लिटरली रोड पे, राइट। और ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी, अगर ये कार आप किसी को भी बेचते हैं ना, मुझे बेचें, किसी एंड बायर को बेचें, किसी डीलर को बेचें, किसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, आप उनको बेच दीजिए। सी, प्राइस हर कोई देगा यार। प्राइस मैं भी पे करूँगा, डीलर भी पे करेगा, एंड बायर भी पे करेगा और कंपनी भी पे करेगी। कोई 5,000 कम पे करेगा, कोई 5,000 ज़्यादा पे करेगा, शायद 10,000 कोई ज़्यादा दे दे, लेकिन इससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने वाले कि 50,000 कोई ज़्यादा दे दे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं देगा आपको, वो आपको खुद एज ए सेलर ढूंढनी पड़ेगी, वो है सेफ्टी। तो आज की स्टोरी जो है सेफ्टी पे ही बेस्ड है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद हम लोग कार को सेल करते टाइम भूल जाते हैं या कहीं छोड़ देते हैं प्राइस ज़्यादा के लालच में। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये बात है 2015 की। मैं एक यूज़ कार कंपनी के साथ वर्क करता था उस टाइम पे। और एक दिन मैं अपने बैठे काम कर रहा था। एक दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम में कस्टमर विज़िट करते हैं, वॉक इन कस्टमर थे, 60+ कस्टमर थे। उनकी गाड़ी थी जिसमें शायद 1.5 साल के आसपास बचा हुआ था। मतलब अब 7 साल हो चुके हैं इस बात को, तो शायद एक्चुअल टाइम नहीं याद है, बट स्टिल शायद मुझे याद है 1.5 साल के आसपास ही इस कार का बचा हुआ था। वो अपनी कार को सेल करना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने कैबिन में बिठाया। कैबिन में बिठाने के बाद मैं सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने लगा। जैसे ही मैंने प्रोसेस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया मुझसे और मैं काफ़ी घबरा गया उस सवाल को पूछ के। और मैं आप इमेजिन कीजिए कि मतलब 15 साल से तो मैं यही काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं घबरा गया। वो सवाल था कि मैं अपनी कार आपको क्यों बेचूं। बिलीव करना गाइज, जब से मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था ना, 2015 में ही मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था और 2015 का ही ये स्टोरी है। शायद 3-4 महीना ही हुआ होगा उस कंपनी में मुझे, राइट। और 3-4 महीने में ना यार, एक भी ऐसा कस्टमर नहीं था जिसने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं अपनी कार क्यों दूँ। जितने भी लोग आते थे सब मुझसे यही पूछते थे कि यार मुझे तो इस कार का इतना प्राइस यहाँ से मिल रहा है, मुझे इतना प्राइस वो दे रहा है, मेरा दोस्त इतना प्राइस दे रहा है। कोई ये नहीं पूछता था कि मैं अपनी कार को क्यों सेल करूँ। तो कोई प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आना तो मेरे लिए बहुत ही कॉमन था कि प्राइस कितना दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन नहीं था कि मैं क्यों बेचूँ अपनी कार को। लेकिन क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में था, बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना आता था। और फाइनली मैंने उनको इस सवाल का जवाब दिया कि क्यों आपको ये कार मुझे बेचनी चाहिए या मेरी कंपनी को बेचनी चाहिए, इस कंपनी को बेचनी चाहिए, राइट। सो फाइनली जब मैंने उनको बताया कि सर देखिए, मार्केट में इस कार का प्राइस कोई भी देगा, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं देगा। इस चीज़ को खास कंपनी ध्यान रखती है और फिर हम लोग कार को जो है ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार का, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सो कहीं से थोड़ा सा वो कन्विंस हो गए। लेकिन मुझे ये सवाल पूछते टाइम, जब वो सवाल पूछ रहे थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे ना एक जो होते ना घबराहट, कि मैं सही जगह पे कार को ट्रांजैक्ट कर भी रहा हूँ नहीं, सही लोगों से डील कर भी रहा हूँ, कहीं कर भी रहा हूँ या नहीं, वो मुझे उनके चेहरे पे दिख रही थी। और वो क्लियर बिल्कुल विजिबल था यार। मतलब कोई भी देखता तो इस चीज़ को पहचान जाता कि इस कस्टमर के माइंड में ना, मतलब वो वाला स्कैरीपन नहीं है, वो डर नहीं है जो एक नए बंदे से मिलने से होता है कि हम नए किसी शोरूम पे जाते हैं, वो चीज़ फेस करते हैं, या नए किसी फ्रेंड से मिलते, मतलब कोई नया फ्रेंड नए अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान पर्सन से मिलते हैं, तो एक आता है ना जो बात करने के कैसे बात को शुरू करें, वो वाला एक जो रहता है एक डर, ठीक है, वो चीज़ नहीं थी इनके पास।
इनके सवाल में एक अलग तरीके का स्केरीपन था, मतलब एक डरावना, एक घबराहट थी, डरावना तो नहीं बोल सकता, बट एक घबराहट थी चेहरे पे इनके, राइट। सो ठीक है, फाइनली आगे बढ़ते हैं। मैंने उन कार का इंस्पेक्शन करवाया, इंस्पेक्शन करने के बाद मैंने उनको प्राइस कोट किया और रिपोर्ट को समझाया मैंने, उनके जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को देखने के बाद जब मैंने प्राइस को देखा तो प्राइस बहुत अच्छा था उस कार का, मतलब मार्केट से शायद ज़्यादा प्राइस था। अगर 2 लाख का प्राइस बनता है तो एक्चुअल अब मुझे याद नहीं है, बट स्टिल शायद अगर 2 लाख का प्राइस बनता होगा उस टाइम पे तो शायद मैंने उनको 2,20,000 रुपये ऑफ़र किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है कि ऑफ़र कर रहा हूँ, और कस्टमर सेट की ठीक है, प्राइस इज़ ओके, लेकिन मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगा। अब आप लोग को पता है व्यूअर्स, अगर आप लोग रिटेल या सेल्स में हैं तो कोई कस्टमर अगर आपको ऐसे बोल दे तो आपको क्या करना होता है, आपको क्रिएट करनी होती है अर्जेंसी। मैंने भी वो काम स्टार्ट कर दिया कि सर ये कार का प्राइस वैलिड नहीं रहेगा, अभी प्राइस वैलिड है, कल चैनल पार्टनर को कोई दूसरी गाड़ी मिल गई तो वो दूसरी गाड़ी ख़रीद लेगा, ये सारी चीज़ें, राइट। कस्टमर कहता है कि यार कोई बात नहीं, अगर बेच देगा तो बेच देगा, लेकिन मैं अभी तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। मैंने कस्टमर से पूछा, मैंने कहा सर प्राइस इतना बढ़िया है, आप प्रोसेस से कन्विंस्ड हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कार को बेचने से रोक रही है? ही सेड यार कुछ नहीं। मैंने कहा सर कुछ तो ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपने आते ही मुझसे सवाल ये पूछा कि मैं कार क्यों बेचूं आपको, इस चीज़ के लिए आप मुझे कन्विंस करो। तो इसे ठीक है कोई बात नहीं, एक बार मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन मिलाया और अपनी वाइफ से बात की, और उनकी मैडम ने भी यही बात बोली कि ठीक है एक बार जो है इस पर डिस्कस कर लेते हैं लड़के से भी, और उसके बाद फिर भेज देंगे। तो कह रहे नहीं यार ये तो बोलने लग गए कि ये प्राइस अभी के लिए वैलिड है ऑल दैट। कह रहे हैं यार प्राइस कोई मैटर नहीं करता, छोड़ दो, 10,000 कम दे देंगे कल, यही तो होगा, कोई बात नहीं। अगर हम कन्विंस्ड है तो कल भी इन्हीं को दे देंगे, अगर कन्विंस्ड नहीं है तो ये 20,000 के 50,000 भी ज़्यादा देंगे तब भी इनको नहीं देंगे। ये चीज़ उनको बोल दिया, मुझे सुनाई तो दे नहीं रहा था, बट स्टिल यही चीज़ जब फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से उसके हस्बैंड ने मुझे रिपीट कर दी कि वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है कि 10,000 कल कम भी दे दोगे तो भी मैं गाड़ी बेच दूंगा, अगर हम लोग कन्विंस्ड हैं आपके प्रोसेस एंड उससे कंपनी से, ठीक है। अगर कन्विंस नहीं है तो कार नहीं बेचेंगे, आप 50,000 ज़्यादा दे दो। मैंने कहा सर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कन्विंस नहीं करने को, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्राइस से कन्विंस है? मैंने कहा प्राइस से कन्विंस है, ही सेड की प्राइस से कन्विंस हूँ मैं, प्रोसेस से कन्विंस्ड है। वो रुक गए, मैं समझ गया। मैंने कहा कुछ ऐसा चीज़ हुआ है कस्टमर के साथ जो शायद कस्टमर शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं फटाफट प्रिंट आउट, मैंने अपने बाइंग डॉकेट, जो कंपनी का बाइंग डॉकेट था उस डॉकेट का प्रिंट आउट निकाला मैंने, मतलब इनफैक्ट नहीं था, प्रिंट आउट खत्म हो चुका था, बट मैंने प्रिंट आउट तुरंत दिया, प्रिंट आउट निकाला और उस बाइंग डॉकेट को लेके कस्टमर के सामने बैठ गया। मैंने कहा सर अगर आप प्राइस से कन्विंस रहना तो आज आप ये गाड़ी दे के जाएंगे, आप जिस चीज़ से कन्विंस नहीं है मैं उस चीज़ के लिए कन्विंस करता हूँ आपको, उस चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंट कराता हूँ। ही सेड कि क्या? मैंने कहा आप सर कन्विंस्ड, पता है आप मेरे से नहीं है, मेरी कंपनी से नहीं है, मेरी कंपनी के प्रोसेस से नहीं, इस कंपनी के प्रोसेस से शायद कन्विंस्ड नहीं है आप। इंस्पेक्शन के टाइम पे तो कन्विंस्ड हो गए, बिकॉज उस टाइम पे आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना था, कुछ पे नहीं करना था। पे आपको इनफैक्ट अभी भी नहीं करना, हम ही लोग पे करेंगे आपकी कार के प्राइस को, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है इस कंपनी के प्रोसेस से कन्विंस्ड नहीं है, शायद आपको टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए। और वो टाइम जो है ना, मैं आपको अभी, मतलब जिस चीज़ के लिए आप घर में डिस्कशन करेंगे वो चीज़ आप डिस्कशन कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप इस चीज़ को सुन लीजिए, क्योंकि आपको अगर सही तरीके से पता होगा तो आप शायद आप ज़्यादा जो है अपने सन को या अपनी मैडम को जो है वाइफ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ही से ठीक है बताओ। मैंने उनको बताना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उनको ऑथराइजेशन लेटर दिखाया। ऑथराइजेशन लेटर में दिखाया उसको, उनको बताया कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके नाम, नंबर, आपका एड्रेस, कार का चेसी नंबर, इंजन नंबर, कार का ईयर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, किलोमीटर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ फिल किया जाएगा। और इसके नीचे सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, और वो टर्म एंड कंडीशन क्या है वो सारे मैंने उनको एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर मैंने उनको डिलीवरी रिसिप्ट दिखाए कि डिलीवरी रिसिप्ट में भी अगेन ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, आपका नाम, नंबर, जो है आपका एड्रेस, कार की सारी डिटेल्स, इंजन नंबर, चेसी नंबर, किलोमीटर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन होंगी। कस्टमर सेड ओके। उसके बाद फिर मैंने बाकी और सारी चीज़ें दिखाई, पेमेंट रिसीट्स दिखाई उनको ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के सर्टिफिकेट दिखाए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाए, सारी चीज़ें पढ़ के एक एक चीज़ उनको डिटेल में दिखाई। जब ये सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई तो वो और कन्विंस्ड हो गए, थोड़ा सा और कन्विंस्ड हो गए और थोड़े से लीन हो गए। फाइनली फिर मैंने कहा सर आप मैम से बात कर लीजिए, अगर होता है तो सर प्लीज़ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, राइट। वो कह रहे ठीक है मैं बात करता हूँ।
उन्होंने फिर बात किया। मैडम कहती हैं कि ठीक है, अगर आप कन्विंस्ड हो तो एक काम करो, आप लड़के से बात कर लो और फिर कर लो ट्रांजेक्शन। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन मिलाया। लड़के ने भी सेम यही चीज़ पूछी कि पापा एक बार आप इनसे ये पूछ लो कि कन्विंस्ड हो, मतलब आप क्यों बेचें, आप इनसे पूछ तो लो कि क्यों बेचें अपनी कार को, इनके पास में है। कह रहे बेटा वो तो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं और ठीक भी लग रहा है। तो मैंने जो है मैंने बोला सर को, मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरी बात करा दीजिए उनसे, भैया से। उन्होंने बोला ठीक है, बात कर लो। उन्होंने मुझसे बात कराई। भाई साहब ने भी यही सवाल पूछ लिया कि भैया बताओ मुझे क्यों सेल करें आपकी कार को, अपनी कार को आपके पास, प्राइस तो मुझे कोई भी दे देगा। मैंने कहा यार ये बात तो सही है बिल्कुल। मैंने फिर उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मैंने कहा सर आप 15 से 20 मिनट निकाल लो, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने 15 से 20 मिनट निकाले और मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया। जो मैंने 15-20 मिनट लगा के उनके फादर को एक्सप्लेन किया था, मैंने वही सारी चीज़ें फिर से उनको एक्सप्लेन की। ऑथराइजेशन लेटर, डिलीवरी रिसिप्ट, ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीट, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। फाइनली फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, इसका सेट आप मुझे भेजो एक बार, मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग, मैं बताता हूँ आपको, आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम। मैंने वो सारी चीज़ें फ़ोटो खींची, मैंने उनके नंबर पे सेंड किया और फिर उन्होंने पढ़ा और आधे घंटे के बाद उन्होंने गो हेड दे दिया कि ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। फाइनली फिर मैंने आगे ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन की, जान में जान आई। लेकिन ट्रांजेक्शन होने के बाद भी ना यार मैं कन्विंस्ड नहीं हुआ। अब कस्टमर तो कन्विंस्ड हो गया था, लेकिन मैं कन्विंस्ड नहीं हुआ कि ऐसी क्या चीज़ है। ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टमर ने जो है पैसे को मैटर नहीं करके इस चीज़ को मैटर कर रहे हैं कि मैं क्यों कार को बेचूं। और एक ये सवाल इनकी वाइफ भी पूछ रही हैं, ये भी पूछ रहे हैं, इनके सन भी पूछ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है। सो फाइनली जब पेमेंट वगैरह उनके पास आ गया, मेरे दिमाग में तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। मैंने कहा यार ये तो पूछ के रहूँगा मैं इनसे। सो मैंने एक ट्रिक लगाया और वो ट्रिक क्या थी वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। व्हेन आई वाज इन फोक्सवैगन, तो उनका एक ना ट्रेनिंग सेशन मैंने अटेंड किया था, जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जब भी कस्टमर आपकी कार को ख़रीद ले आपसे, तो डिलीवरी के टाइम पे जब फ़ोटो सेशन वगैरह होता है ना, वो देखते हैं आजकल फ़ोटोज़ वगैरह कराते हैं, इंस्टाग्राम और रील्स भी बहुत सारी बनती हैं कि कवर हटा रहे हैं और वो सारी चीज़ें। तो जब ये फ़ोटो सेशन होने लगे या हो जाए, तो जब एक टेस्टिमोनियल कस्टमर से ज़रूर भरवाइए फ़ोटो सेशन के बाद, और उसमें कस्टमर से ये पूछिए वहाँ पे कि आपने ये कार मुझसे ही क्यों ली, क्योंकि आपने लेने से पहले तो 10 जगह पता किया होगा। इसे बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली सभी पता करते हैं, 100 में से 100 कस्टमर पता करते हैं, मतलब ये चीज़ आपको भी पता है। तो आपने ये कार मुझसे ही क्यों ली और इसी शोरूम से क्यों ली, मतलब क्या आप लोग आपने 10 जगह पता किया तो 10 जगह पे आपको कहीं भी सही प्राइस नहीं मिला, या कहीं भी आपको किसी ने ढंग से एंटरटेन नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया भाई कि सर आपने ये कार मुझे ही क्यों बेची। तो ही सेड कि यार जो सवाल मेरे मन में था ना, अब मैं सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, बेचने देखने के बाद, समझने के बाद, अब मैं जो है कॉन्फिडेंट हो गया था बिल्कुल। और जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला गया। फिर आपने मेरे सन को भी सेम यही चीज़ एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर चीज़ें इतनी स्ट्रांग और इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती ना यार आपकी कंपनी की, तो शायद आप के अंदर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होता मुझे ये चीज़ बोलने के लिए। क्योंकि मैं ये चीज़ ऑलरेडी भुगत चुका हूँ और मुझे इसी चीज़ का डर था कि मुझे आने वाले टाइम में और लॉस नहीं चाहिए। नाउ आई गॉट द पॉइंट। मैंने कहा सर मुझे यही चीज़ जाननी है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपने मुझे कार को सेल कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया इस चीज़ के लिए। कह रहा यस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आपने मुझे कन्विंस कर लिया इस चीज़ के लिए कि मैं आपको कार दे दूँ, और क्यों दे दूँ वो सारी चीज़ें आपने मुझे बताई। मैंने कहा सर क्या हुआ ऐसा कि आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी। तब उसने मुझे बताया, और व्यूअर्स अब आप सुनिए कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। वो स्टोरी है 2005 की, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 2005 की स्टोरी है और ये सत्य घटना पे आधारित है, रियल स्टोरी है, और ये कस्टमर ने खुद से एक्सपीरियंस किया है। ही सेड कि मेरा लड़का जो है जिनसे अभी मैंने बात कराई थी, ये आज ओमान रहता है और ये 2005 में इंडिया में पश्चिम बिहार के अंदर रहता था, दिल्ली में पश्चिम बिहार के अंदर ही रहते थे, और गुड़गांव में वर्किंग थे। ही हैव ए ऑल्टो दैट टाइम, राइट। और इनको जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इनकी कंपनी की तरफ से ही। कंपनी का एक नया वर्टिकल स्टार्ट हो रहा था ओमान के अंदर में, और कंपनी ने इनको ऑफ़र किया कि आप जो है
ओमान शिफ्ट हो जाइए, आप वहाँ का जो वर्टिकल है, जो नई ब्रांच है, इसको आप जो है टेक केयर कीजिए, हैंडल कीजिए। सो अच्छी ग्रोथ थी, मेरे लड़के ने भी इसको ग्रैब किया और उनको जो है कंपनी ने उसको 1-1.5 महीने का टाइम दे दिया और इस कार को मतलब कि सारी चीज़ें आप अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि और थोड़ा बहुत हमें भी टाइम लगेगा वर्क परमिट और वो सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करने में। तब तक आप जो है प्रिपेयर हो जाइए सारी चीज़ों के लिए जाने के लिए। यहाँ का भी सारा काम आप समेट लीजिए, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं आपके। ही सेड ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उसने जो है यहाँ पे रेंट पे रहते थे पश्चिम विहार में, और जो है फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को उसने अपना सेल आउट करना शुरू किया। लेकिन कार उसने अपने पास रखी मतलब लास्ट डेट तक, शायद जाने के 3-4 दिन के पहले तक। सोच रहा था कि यार अब जाना आना तो ऑफिस में है ही, चीज़ें चलो चली जाएंगी, कोई बात नहीं, और सारी चीज़ें धीरे धीरे निकाल तो चल जाएगा, बिना टीवी के चल जाएगा, बिना एसी के चल जाएगा, लेकिन कार तो रखनी पड़ेगी। अब कार बेच देंगे 3-4 दिन, जाने से 3-4 दिन पहले, इन बिटवीन। लेकिन वो सर्च कर रहा था अपनी कार को सेल करने के लिए, तो उसने 2-3 जगह पे दिखाई और एक अपने ऑफिस के फ्रेंड को ही दिखाया। तो फाइनली जो है फ्रेंड से प्राइस मिला जो, और बाकी लोगों से प्राइस मिला, उससे वो ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं था, राइट। तो उसने विकासपुरी में किसी डीलर को कार को दिखाया, अपनी कार को किसी डीलर को दिखाई, और डीलर का जो प्राइस था वो सभी से 7,000 रुपये ज़्यादा था। मतलब जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था उससे 7,000 रुपये ज़्यादा प्राइस था उस डीलर का। उसने उस पर्सन को ना देके जिसका 7,000 कम प्राइस था, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट पर्सन था, उसको ना दे करके इस कार को जो है उसने उस डीलर को दे दिया। और उस डीलर को देने के बाद जो है वो यहाँ से चला गया कार की डिलीवरी रिसिप्ट और डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद। लेकिन जब वो चला गया तो 4 महीने के बाद मुझे वेस्ट बंगाल के एड्रेस पे, जो मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, उस जगह पे मुझे एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ कि यहाँ पे आपको विज़िट करना है। मेरे लड़के के नाम से लीगल नोटिस था वो, कि आपको यहाँ पे विज़िट करना है मोतीनगर थाने में, और आपकी कार का वो जो है एक्सीडेंट आपने किया है, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और आपको यहाँ पे विज़िट करना है। तो मैं तो मतलब यार अब लड़का था नहीं, तो मैंने लड़के को इतना परेशान करना भी नहीं ज़रूरी समझा, लेकिन मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा ठीक है यार, अब तो हम कार बेच चुके हैं, हमारे को क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3-4 दिन के बाद ना एक लोकल जो स्टेशन है वहीं से मेरे घर पे एक कांस्टेबल आ गया कि आपके पास दिल्ली से नोटिस आया हुआ है और आप वहाँ पे मोतीनगर थाने पे गए नहीं हैं, आपको विज़िट करना है, 48 आवर्स में आप जो है विज़िट कीजिए। और उसने मेरी आईओ से भी बात करा दी, जो यहाँ के आईओ थे मोतीनगर के। उसने बात कराई, मैंने बात की, तो वो आईओ बोलने लगा कि सर यहाँ पे आपको विज़िट करना है भाई साहब, आपने जो आपकी गाड़ी यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, और जो है मेरे लड़के का नाम लिया और फिर यहाँ पे कि उनको आप प्रेजेंट कीजिए। मैंने कहा सर लड़का तो नहीं है। कह रहा लड़का नहीं है तो क्या, लड़के को बुलाइए और लड़के के साथ आइए, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है इतना, मतलब आपकी कार के ऊपर केस है। मैंने काफ़ी पूछने की कोशिश की, थोड़ी जानने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे आइए 48 आवर्स के 48 घंटे के अंदर मुझे आप यहाँ चाहिए। लड़का था नहीं तो मुझे जाना पड़ा, मैं गया वहाँ पे। जब मैं गया वहाँ पे मिला आईओ से, तो आईओ ने मुझसे पूछा कि आप इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने आने में। मतलब इस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था ना यार मनीष, कि बिलीव नहीं हो रहा था, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं ही कल्प्रेट हूँ। वो तो पूछ ही नहीं रहे थे किसको बेची किसको नहीं बेची, वो मैंने सुन ही नहीं रहे, वो अपनी बता रहे हैं लड़के ऑनर को बुलाओ, ये हो जाएगा, वो है फलाना, FIR है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है अभी बंद कर देंगे, बहुत उल्टी तरीके से। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें सुनने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, ये कार हम सेल कर चुके हैं, इस बात को 4 महीने हो चुका है, अब डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हैं, आप देखिए। एक बार तो उसने डॉक्यूमेंट सारे देखे, जो भी डिलीवरी रिसिप्ट थी, जो भी हमने एफिडेविट बनवाया था, वो सारी चीज़ें देखी। और देखने के बाद कहता है उसने, आईओ ने कहा कि आपके मतलब ऐसे वर्ड्स, कह रहे पागल हो आप, दिमाग ख़राब है आपका, ये क्या दिखा रहे हो। वो पेपर मेरे मुंह पे फेंक दिया उसने। कह रहा है इससे गाड़ी चलानी है आपको, रोड पे क्या चलती है क्या गाड़ियाँ, अगर ऐसे चलनी है तो सारे गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज ये इतने सारे RTOs बना रखे हैं, क्या बेवकूफ़ है क्या गवर्नमेंट, जो 10-10 किलोमीटर पे RTOs खोल रखे हैं। आपने 4 महीने में कभी चेज़ किया कि गाड़ी आपकी कहाँ चल रही है, किसको चल रही है, डीलर को अगर आपने बेची है तो डीलर से बात की। कह रहे नहीं। कह रहे वो कौन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ठीक है। डीलर ये जो पेपर्स हैं इनकी सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी है, इससे ऊपर नहीं है। चौथे महीने में हो भाई साहब आप, अगर आप तीसरे महीने में होते तो शायद मैं सुन भी लेता, इसके 3 महीने से ऊपर की कोई वैलिडेशन नहीं है।
आप जो है ऑनर को प्रेजेंट कीजिए कैसे भी। ऑनर था नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो मैं ही ट्राई करता हूँ। तो मैंने डीलर को ट्राई करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया। मैंने लड़के से बात की, डीलर का नंबर लिया, नंबर पे फ़ोन मिला, फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने लड़के से जिस तरह से जैसे तैसे एड्रेस मतलब लोकेशन पता करके मैंने वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे ऐसी चीज़ मिली आप बिलीव नहीं कर सकते। वहाँ एक रेस्टोरेंट है छोटा सा चाइनीज़ फूड का, डीलर का नामो निशान नहीं है। उससे पूछ रहा हूँ तो कह रहा सर जब मैंने लिया तब तो खाली था ये। मैं और सर शॉक्ड हो गया। मैं और मतलब मैंने लड़के से बात की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे सीन है, क्या करें। लड़का कहता है कि पापा क्या करें, कुछ नहीं आप जाइए आईओ से बात कीजिए। मैं फिर वापस गया आईओ के पास, मैंने आईओ से बात की। मैंने कहा सर मैंने तो देखा नहीं मिल रहा, वहाँ पे उस लोकेशन पे है नहीं, और जो नंबर था वो स्विच ऑफ है। कह रहा मैं क्या करूँ फिर, ऑनर को प्रेजेंट कीजिए ना, मैं तो किसी डीलर वीलर ये वो मैं जानता ही नहीं, मैं तो इस बंदे को जानता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं हम तो कार बेच चुके हैं। कह रहा मैं आपको समझ नहीं आ रहा इस केस की गहराई का ना, समझ नहीं आ रहा आप इसकी सीरियसनेस। गाड़ी में पीसीआर पे बिठा के मुझे दीनदयाल थाने ले, दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए हरिनगर में। वहाँ पे उसने मुझे दिखाया कि आप ये देखो। मैं देख के हैरान हो गया व्यूअर्स, हिल गया मैं। उस जगह पे एक बंदा लेटा हुआ था जो मोतीनगर थाने के सामने ही एक कंपनी, कार की कंपनी है, उसमें वर्किंग था वो, और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। और वो कार जो है, मेरी कार जो ऑल्टो थी, वो कार मेरे उस बंदे के ऊपर चढ़ गई थी। और वो इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट था कि उस वजह से उस बंदे का पैर काटना पड़ा। देख के मुझे हैरानी तो हुई, घबराया भी मैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। आई वॉज हेल्पलेस। और फाइनली फिर जो है मैंने अपने लड़के को बताया कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा सीन हो गया है, ये ऐसे ऐसे सीन हो गया है, अब क्या करना है। लड़का डीलर मिल नहीं रहा है, नंबर मिल नहीं रहा है, किसको बेची है किसको नहीं बेची है, कैमरे के फुटेज का कुछ पता नहीं है, कैसे करें। कह रहा कुछ नहीं करना, ऑनर यहाँ पे आएगा जी, एफआईआर है, और अगर इस पर नहीं हुआ तो इस पर फिर वारंट निकलेगा और कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर ये सारी चीज़ें पता भी करी, फिर पता भी चल जाएगा कहाँ है लड़का, अगर आपने कहीं भगा दिया एक्सीडेंट करने के बाद उसको। तो मैंने फाइनली लड़के को बोला, मैंने कहा बेटा सीन बहुत सीरियस है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है पापा पता करता हूँ। उसने अपने एचओडी से बात की, एचआर से बात की, जो भी है, और बात करने के बाद जो है, क्योंकि वो यहीं गुड़गांव से गया था, उसी कंपनी में था, तो कंपनी वालों को थोड़ी अर्जेंसी दिखाई, कंपनी वाले भी समझे और उसको जो है छुट्टी दे दी। फिर वो 4-5 दिन में यहाँ पे आया। आने के बाद मैं उसका यहीं वेट करता रहा, यहीं होटल में रह रहा था, यहीं वेट कर रहा था मैं उसका। आया जब वो, तो सीधा एयरपोर्ट से थाने, मैं और मेरा लड़का थाने में बैठे। कुछ दोपहर के आसपास 12-1 बजे के आसपास आया। रात को मेरा बेटा आया, और आईओ जो आया वो रात को 8:30 बजे। 8-9 घंटे वेट करने के बाद वो आईओ आया। आईओ से मिलने के बाद आईओ बोलने लगा कि भाई चलो अब तो आपके ऊपर एफआईआर है, केस है, और ऐसे ऐसे सीन है, अब तो बंद है थाने में, मतलब केस बनेगा आप पे, बन रखा है। लड़के ने मेरे जो है, क्योंकि देखिए इसको अगर इसको नहीं सेटल करता ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, तो इसको सेटल करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसको सेटल करने की बात करते हैं। तो लड़के ने आईओ को जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया, और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जो है आईओ को बोला कि सर इसको सेटल करवाने में हेल्प कीजिए हमारी, क्योंकि नहीं मिलेगा तो सर करियर, ऑब्वियस चीज़ है, करियर ख़राब हो जाएगा मेरे लड़के का। तो लड़के ने जो है मेरे ऑफ़र किया कि सर आप इसको सेटल करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। आईओ थोड़ा सा बात को समझ गया, या कि उसको ऑब्वियसली देखिए उनको भी एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज वो भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कर रहे होते हैं, उनको तो देख के ही पता चलता है कौन कल्प्रिट है कौन इनोसेंट है। सो ही सेड ओके, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कल आप आओ। कल उसने बुलाया हमें, कल 3 बजे के आसपास हम लोग गए उसके पास, मिले उससे। तो ही सेड कि यार देखो ऐसा है, इसमें 15 लाख रुपए लगेंगे, ये सेटल होगा, करा देंगे, बात हो गई है बंदे से। 15 लाख रुपए सुन के फिर से हिल गए कि 15 लाख रुपए कैसे दें, मतलब होने भी तो चाहिए 15 लाख रुपए देने के लिए। 4 महीने पहले लड़का गया है, और कहाँ से पैसे लाए इतने। तो सर 15 लाख रुपए लगेंगे। अब सारी बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। फाइनली जो है लड़के ने बोला कि सर इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा। कितना हो पाएगा लास्ट आप बताइए, लड़के ने बोला। कह रहा चलो करते करते 12 पे आया, फिर नई बात बनी, फिर वो 10, 8, 7, हमने उनको 3.5 लाख रुपए का ऑफ़र किया।
कि सर इतना दे पाएंगे। ही सेड कि अगले का टांग कटा है, FIR कर देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। 3.5 लाख की जगह जब आप जेल में सड़ोगे ना, आपके लड़का सड़ेगा जब, तब पता चलेगा। और जब सारी केस चलेंगे, लीगल की डेट चलेंगी, सब पता चलेगा आपको, ठीक है। जब वकील और थाने के चक्कर काटोगे तब पता चलेगा आपको सर कि कितना पैसा लगता है और कितना हैरेसमेंट होता है। कुछ कर नहीं सकते थे। सो फाइनली जो है हमने उनको एक ऑफ़र दिया कि सर इसको जो है 6 लाख रुपए तक इसको ख़त्म कर दीजिए। सो वो समझ गया कि भैया ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फाइनली उसने जो है 6 लाख रुपए में इस मामले को सेटल करवाया और हमने उसको 6 लाख रुपए देके इस केस को सेटल किया। सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, पेपर वर्क बन गया, सब कुछ हो गया। और लड़का फिर यहाँ से वापस चला गया। यहाँ से जाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे जो चीज़ हुई। यहाँ से जाने के 3 महीने के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर एक FIR रजिस्टर की, जिसकी तारीख भी पड़ी, जो कि नोटिस फिर से एक नोटिस मेरे पास आया और उस पर तारीख भी पड़ी, और लड़के को फिर से आना पड़ा उस तारीख पे। उसकी एक्चुअल में, बिकॉज वो सिक्योरिटी गार्ड जिस कंपनी में वर्किंग था, उस कंपनी का जो ऑनर था वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत था उन पे और उनको इन पे एक्शन लेना पड़ा। जब पेशी वेशी हुई तो हमने पेपर्स दिखाए वकील के थ्रू, ये सारी चीज़ें सबमिट करवाई, दिखाई। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है इस चीज़ को सेटल होते होते तक 3 साल लग गया। और 3 साल लगने के बाद जो है ये उसके बाद भी कुछ पेनल्टी देनी पड़ी। 4 बार इन बिटवीन जो है लड़के को विज़िट करना पड़ा इंडिया। अगर ये सारी चीज़ नहीं करते तो क्या होता, फिर आपको भी पता है कि अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ से लीगल प्रोसेस जो है सारा वो एम्बेसी जाती है, एम्बेसी से फिर ओमान एम्बेसी, और ओमान का कानून के अकॉर्डिंग जो है उनका सारा वर्क परमिट और वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती। सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और फाइनली जब उन्होंने अमाउंट बताया ना व्यूअर्स, तो सुन के मैं हिल गया यार। मतलब आप भी हिल जाओगे सुन के। अभी कहते हैं कि मुझे 3 साल के अंदर कम से कम नहीं भी तो 15 लाख रुपए का फटका लगा है। और उस 15 लाख रुपए को दोबारा झेलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये कार तो अब बेचनी थी, कार पुरानी हो गई थी और ऑलरेडी एक कार हमने ले ली है, तो दूसरी कार की अब नीड भी नहीं थी। तो चलो किसी के काम ही आ जाएगी, तो मैंने इसको बेच दिया। लेकिन अब दोबारा 15 लाख रुपए झेलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये सारी चीज़ें पूछ रहा था। अगर आप मुझे इस कार के 20,000 कम भी देते और आप मुझे कन्विंस कर लेते, तो शायद इस कार को मैं 20,000 कम में ही आपको सेल कर देता। पैसा इस मैटर नहीं है, पैसा इज़ नॉट मैटर फॉर मी, सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। सो व्यूअर्स, आज के क्लास में इतना ही। आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग भी प्राइस को देखकर कार को सेल करते हैं तो प्लीज़ एक बार सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दीजिए और इस चीज़ को पूछना स्टार्ट कीजिए कि इस कार को मैं आपको क्यों बेचूं। और अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, आपको एक सही जवाब मिल जाता है, तो आप ट्रांजैक्शन कीजिए। अदरवाइज़ 5,000, 10,000, 15,000 रुपये की शक्ल मत देखिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस दे सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। सो एवरीवन, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।